हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 1.4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये वाला चैप्टर हम रीड करने जा रहे हैं। इसे हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। पहले हम इसको समराइज़ कर लेते हैं एक बार। ये चैप्टर जो है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है लोकशाही के स्तंभ, मतलब जो लोकशाही है, लोकतंत्र है, उसके, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं वो इसका हिंदी मीनिंग है। इसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज born on 14th of April 1891 in the town and military cantonment of Mahou, now डॉक्टर अम्बेडकर नगर इन मध्य प्रदेश। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महू के कस्बे और सैन्य छावनी में हुआ था। मिलिट्री कंटोनमेंट में सैन्य छावनी कहाँ की? ऑफ महू, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और अब उस एरिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर अम्बेडकर नगर। लेकिन उस ज़माने में क्या नाम था? मध्य प्रदेश का जो महू कस्बा है वो। ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। उन्होंने अपनी जो डिग्री है वो मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से प्राप्त की थी। ही सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड द डॉक्टरेट फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय USA एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और बाद में उन्होंने कहाँ से जो डॉक्टरेट की वो कहाँ से की? कोलंबिया से, कोलंबिया विश्वविद्यालय USA से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो प्राप्त की। He was also assigned the big and challenging task of framing the Constitution of India in the capacity of chairman of the drafting committee. उन्हें मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान को तैयार करने का बड़ा और चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया था। चैलेंजिंग टास्क मीन्स चुनौतीपूर्ण कार्य, ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को तैयार करने का कार्य। और यही किसकी उसमें उनको सौंपा गया था? कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन, यानी कि चेयरमैन की कैपेसिटी में, मतलब वो क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे उसके रूप में उनको क्या कार्य सौंपा गया था? संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, उसके निर्माण का कार्य सौंपा गया था। और वो बहुत ही चैलेंजिंग, मतलब चुनौतीपूर्ण कार्य था। He was awarded the Bharat Ratna posthumously for his dedication. This is called posthumously, for his dedication and commitment for the welfare of our country. हमारे देश के कल्याण के लिए उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। posthumously होता है मरणोपरांत। फॉर हिज डेडिकेशन, डेडिकेशन क्या होता है? समर्पण। एंड कमिटमेंट, कमिटमेंट क्या होता है? प्रतिबद्धता, मतलब उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज़ लेड एम्फोसिस ऑन द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, इक्वालिटी मीन्स बंधुत्व एंड फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, इनके मूल्यों पर जोर दिया। यानी कि स्वतंत्रता, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, इक्वालिटी मीन्स समानता एंड फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पर जोर दिया। लेड एम्फेसिस मीन्स जोर दिया, दबाव डाला। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, दीज प्रिंसिपल्स विल मेक इंडिया ए स्ट्रॉन्ग नेशन। उनके अनुसार ये सिद्धांत भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। He opines that hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship and the collapse of a nation. उनका मानना है कि नायक पूजा, हीरो वर्शिप मीन्स नायक पूजा, पतन, डिग्रेडेशन, पतन, एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप, और अनंत तानाशाही, डिक्टेटरशिप होती है तानाशाही, एंड द कोलैप्स ऑफ ए नेशन, और एक राष्ट्र के पतन का एक निश्चित मार्ग है। ये हम पढ़ चुके हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कि उन्होंने कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ उन्होंने डिग्री ली, उन्होंने भारत का संविधान का कार्य किया, उसके बाद उन्होंने किन चीज़ों पर जोर दिया। अब हम लाइन वाइज जो है हमारे चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसको मैंने पैराग्राफ वाइज किया है, यानी कि हर पैराग्राफ के आगे एक नंबर डाला है। ये देखिए, जैसे 1, 2। अगर आपको कोई भी पैराग्राफ से रिलेटेड किसी वर्ड का मीनिंग पूछना हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू देयर। सेकेंडली, जब हम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को रीड करेंगे एग्जाम से पहले तो भी हमें नंबर वाइज पता रहेगा कि कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है और कौन सा पैराग्राफ पे हमें फोकस ज़्यादा करना है।
तो इसे हर पैराग्राफ के आगे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर के अकॉर्डिंग हम इसे रीड करेंगे। If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, what must we do? यदि हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इफ़ वी विश टू मेंटेन, यदि हम लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, नॉट मियरली इन फॉर्म, यदि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जो है मतलब एक सिद्धांत नहीं रहे बल्कि एक वास्तविकता हो, नॉट मियरली इन फॉर्म मतलब ये सिद्धांतों में ना रहे बट ऑल्सो इन फैक्ट, लेकिन ये एक वास्तविकता हो, व्हाट वी मस्ट डू, तो हमें क्या करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब यदि हम लोकतंत्र को न केवल रूप में यानी कि न केवल सिद्धांतिक रूप में बल्कि वास्तव में भी बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इन माई जजमेंट, मेरे विचार से सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट डू इज़ टू होल्ड फास्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स ऑफ अचीविंग अवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। मेरे विचार से हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का जो है दृढ़ता से पालन करना चाहिए। दोबारा देखते हैं, द फर्स्ट थिंग इन माई जजमेंट, मेरे विचार से हमें जो सबसे पहली चीज़ वो क्या करनी चाहिए, होल्ड फास्ट का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना, टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स होते हैं जो संवैधानिक तरीके होते हैं वो, ऑफ अचीविंग अवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमें इकोनॉमिक होता है आर्थिक और सोशल होता है सामाजिक, मतलब हमारे को अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का जो है दृढ़ता से पालन करना चाहिए, मतलब हमें कोई भी कार्य जो है वो संवैधानिक तरीके से करना चाहिए, गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों के लिए कोई रास्ता नहीं बचता तो क्या होता है, तो असंवैधानिक तरीकों के लिए बहुत सारे अधिक औचित्य होते हैं, मतलब जब कोई संवैधानिक तरीका ही नहीं रहेगा तो बहुत सारे असंवैधानिक तरीकों के लिए मार्ग खुल जाएगा ना, यानी कि बहुत सारे गलत कार्य होने लगेंगे। बट वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स आर ओपन, लेकिन जहाँ संवैधानिक तरीके खुले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स मीन्स संवैधानिक तरीके, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैथड, लेकिन जहाँ संवैधानिक तरीके खुले हों वहाँ इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। दीज मैथड्स आर नथिंग बट द ग्रामर ऑफ एनार्की एंड दी सूनर दे आर अबंडेंट द बेटर फॉर अस, ये तरीके कुछ और नहीं बल्कि अराजकता है, ग्रामर ऑफ अनार्की, ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉन रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम ना होने की वजह से जब लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है दैट स्टेट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अराजकता, दैट इज कॉल्ड अराजकता इन हिंदी, ग्रामर ऑफ अनार्की मीन्स अराजकता। एंड दी सूनर दे आर अबंडन, अबंडन का मतलब होता है छोड़ना, त्याग देना, जितनी जल्दी उनको छोड़ दिया जाए उतना ही अच्छा है हमारे लिए, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई कुछ और नहीं है, ये अराजकता के तरीके हैं, मतलब अराजकता की स्थिति पैदा करते हैं, कौन से तरीके, जो असंवैधानिक तरीके हैं वो, और जितनी जल्दी इन्हें छोड़ दिया जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा है, किनको, असंवैधानिक तरीकों को। पैराग्राफ 1 कंप्लीट हो गया, पैराग्राफ 2 की तरफ बढ़ते हैं। The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy. दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए, द सेकेंड थिंग वी मस्ट डू, दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए वह यह है कि जो किसने कहा है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, हमें किस बारे में कहा है, मतलब दूसरी बात जो करनी चाहिए वह है जॉन स्टुअर्ट मिल की। उसने क्या किया है, ही हैज़ गिवन टू ऑल आर, उसने सबको चेतावनी दी है, कॉशन मीन्स चेतावनी, to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of डेमोक्रेसी। मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी मतलब जो लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी मतलब जो लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं। मतलब दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए वह यह है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने लोकतंत्र को बनाए रखने में रुचि रखने वाले सभी लोगों को जो सावधानी बरतने के लिए कहा है, जो चेतावनी दी है, उसका हमें पालन करना चाहिए। और वो कौन सी है, नेमली आगे देखते हैं, नॉट टू ले देयर लिबर्टीज, लिबर्टी होती है स्वतंत्रता, आज़ादी, एट द फीट ऑफ इवन ए ग्रेट मैन, कि अपनी जो आज़ादी है, अपनी जो स्वतंत्रता है, उसे किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में नहीं रखना चाहिए। एट द फीट मीन्स चरणों में, ऑफ इवन ए ग्रेट मैन, उसे किसी भी महान से महान व्यक्ति के चरणों में जो है नहीं रखना चाहिए।
और टू ट्रस्ट हिम विथ पावर्स विच इनेबल हिम टू सबवर्ट देयर इंस्टीट्यूट, और उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मतलब ना ही तो उसके चरणों में रखना चाहिए, ना ही उस पर भरोसा करना चाहिए जो अपनी शक्तियों के साथ क्या कर सकता है, जो मतलब अपनी शक्तियों के साथ उनके राष्ट्र को, संस्थानों को विस्थापित और नष्ट करने की क्षमता रखता है। मतलब उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी जो संस्थानों की जो है उनको विस्थापित कर सकता है, उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास उनको क्या नहीं करना चाहिए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनके चरणों में अपनी स्वतंत्रता को नहीं रखना चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन। जो ग्रेट मैन है, जो महापुरुष हैं, उनके प्रति समर्पित होने में कोई बुराई नहीं है। हु हैव रेंडर्ड लाइफ लॉन्ग सर्विसेज टू द कंट्री, जिन्होंने जीवन भर देश की सेवा की है। बट देयर आर लिमिट्स टू ग्रेटफुलनेस, लेकिन कृतज्ञता, आभार की भी एक सीमा होती है। मतलब वो कह रहे हैं कि जीवन भर देश की सेवा करने वाले महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की भी, ग्रेटफुलनेस मीन्स कृतज्ञता, जिसे आप आभार भी कह सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता, आभार की भी एक सीमा होती है। एज हैज़ बीन वेल सेड बाय, पैराग्राफ 2 कंप्लीट। हम आगे पेज नंबर 37 पैराग्राफ 3 की तरफ चलते हैं। एज हैज़ बीन वेल सेड by the Irish patriot Daniel O'Connell, no man can be grateful at the cost of his honor। जो आयरिश देशभक्त डैनियल ओकोनेल हैं, उन्होंने ठीक ही कहा कि कोई भी पुरुष एट द कोस्ट ऑफ हिज ऑनर, एट द कोस्ट ऑफ हिज ऑनर का मतलब है सम्मान की कीमत, कोस्ट मीन्स कीमत, ऑनर मीन्स सम्मान, कि कोई भी पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कोस्ट ऑफ हिज ऑनर, कोई भी पुरुष जो है वो अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। नो वुमेन कैन बी ग्रेटफुल एट द कोस्ट ऑफ हर चेस्टिटी। चेस्टिटी का मतलब होता है, देखिए, प्योरिटी, मॉडेस्टी, प्योरिटी, पवित्रता। नो वुमेन कैन बी ग्रेटफुल, और कोई भी महिला अपनी पवित्रता की कीमत पर जो है कृतज्ञ नहीं हो सकती। एंड नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कोस्ट ऑफ इट्स लिबर्टी, और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर जो है कृतज्ञ नहीं हो सकता। यानी कि क्या कहा है, आयरिश पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। आयरिश देशभक्त डैनियल ओकोनेल ने कहा है, ठीक ही कहा है, कि कोई भी पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी स्त्री अपनी पवित्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती, और कोई भी राष्ट्र अपनी लिबर्टी में स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर आभारी नहीं हो सकता, कृतज्ञ नहीं हो सकता। दिस कॉशन इज़ फार मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडिया दैन इन केस ऑफ एनी अदर कंट्री। और यह जो बात है, मतलब यह जो मतलब बोला है गया है ना, ये कह रहे हैं कि यह जो बात है ना, ये जो सावधानी है, ये भारत के मामले में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है। दिस कॉशन इज़ फार मोर नेसेसरी, मतलब ये सावधानी जो है ना, वो भारत के केस में जो है किसी भी और देश की तुलना में अधिक है। फॉर इन इंडिया, क्योंकि भारत में भक्ति और व्हाट मे बी कॉल्ड द पाथ ऑफ डिवोशन और हीरो वर्शिप प्लेज ए पार्ट इन इट्स पॉलिटिक्स अनइक्वल्ड इन मैग्नीट्यूड बाय द पार्ट इट प्लेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि भारत में जो है किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक आवश्यकता है, क्योंकि भारत में भक्ति, या जिसे भक्ति या व्यक्ति पूजा, वीर पूजा कहा जा सकता है, दुनिया में किसी भी अन्य देश की राजनीति में निभाई गई भूमिका के मुकाबले परिमाण में अप्रतिम रूप से अपनी राजनीति में अधिक है। यानी कि इंडिया में जो क्या है, ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो भक्ति है और जो व्यक्ति पूजा है, वीर पूजा है, वो किसी भी दूसरे देश की तुलना में जो है वो भारत में अधिक है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि क्या कहा है डैनियल ओकोनेल ने, कि भारत में व्यक्ति पूजा, मूर्ति पूजा बहुत इतने अधिक रूप में की जाती है, बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं लोग, तो उनका कहना है कि इतना नहीं होना चाहिए। भक्ति इन रिलीजन में भी ए गुड रोड टू साल्वेशन। भक्ति इन रिलीजन मतलब होता है धर्म में, साल्वेशन होता है मुक्ति। भक्ति जो है वो किसका मार्ग हो सकती है, धर्म में भक्ति आत्मा के उद्धार का मार्ग हो सकती है, मतलब मुक्ति का मार्ग हो सकती है। भक्ति इन रिलीजन में भी ए रोड टू द साल्वेशन ऑफ द सोल। भक्ति जो है धर्म में आत्मा की मुक्ति का, आत्मा के उद्धार का मार्ग हो सकती है। बट इन पॉलिटिक्स, लेकिन राजनीति में भक्ति और हीरो वर्शिप इज ए श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कॉज समथिंग टू बिकम वर्स इन क्वालिटी, यानी कि किसी चीज़ को क्वालिटी में बहुत ज़्यादा गिरा देना, डिग्रेड कर देना, दैट इज कॉल्ड अधोपतन।
लेकिन कह रहे हैं कि राजनीति में अगर इतनी ज़्यादा भक्ति और वीर पूजा की जाए, भक्ति पूजा या नायक पूजा की जाए, तो वो क्या है, अंततः तानाशाही के लिए एक निश्चित मार्ग है। डिग्रेडेशन टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप, मतलब वो क्या है, पतन का मार्ग है, और तानाशाही के लिए क्या है, एक निश्चित मार्ग है। पहले पतन हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, जिसको हम पूजेंगे वो तानाशाह हो जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति की कृतज्ञता नहीं, मतलब किसी भी व्यक्ति को हम ज़्यादा पूजेंगे तो लास्ट में क्या होगा, वो हमारे पतन का कारण बनेगी, और डिग्रेडेशन का कारण, पतन का कारण बनेगी, अधोगति का कारण बनेगी, और डिक्टेटरशिप और तानाशाही का। ऑन द 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं विरोधाभास। 26 जनवरी को हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू एंटर का मतलब है प्रवेश करने जा रहे हैं। ये गोइंग टू एंटर यहाँ पर फ्यूचर के लिए लगा है, 1950 से पहले जब ये बात हो रही है। इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, वी विल हैव इक्वालिटी, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इक्वालिटी। राजनीति में तो हमारे पास इक्वालिटी होगी, जैसे सबको समान अधिकार होगा क्या करने का, वोट देने का। एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में वी विल हैव इन इक्वालिटी, हमारे पास इन इक्वालिटी होगी, मतलब बराबरी नहीं होगी। जैसे कि क्या कह रहे हैं कि राजनीति में तो बराबरी होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो है वो बराबरी नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगी, असमानता होगी। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। राजनीति में हम कौन से सिद्धांत पर चल रहे होंगे कि एक वोट और एक मूल्य, मतलब वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति का एक वोट, एंड वन वोट वन वैल्यू, और एक वोट एक मूल्य, इस सिद्धांत को मान्यता दे रहे होंगे। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। लेकिन अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, नकारते रहेंगे। टू डिनाई का मतलब होता है नकारते रहेंगे, मना करते रहेंगे। टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, कि एक व्यक्ति और एक मूल्य सिद्धांत को हम क्या करते रहेंगे, नकारते रहेंगे। कहाँ पर, सामाजिक और आर्थिक जीवन में। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन, और हम कब तक विरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव, कब तक हम जीते रहेंगे दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभासों का ये जीवन। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, और कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से इनकार करते रहेंगे। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, अगर हम लंबे समय तक इसे नकारते रहेंगे। इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई मीन्स होता है नकारना, मना करना, इट फॉर लॉन्ग। यदि हम लंबे समय तक इसे निकारते रहे, वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पैरिल। पैरिल का मतलब होता है डेंजर, रिस्क, खतरा, जोखिम। यदि इसे हम लंबे समय तक नकारते रहे तो हम अपनी राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही ऐसा करेंगे। क्या करेंगे, वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही ऐसा करेंगे। आगे देखते हैं। वी मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्रडिक्शन, हमें इस विरोधाभास को हटाना चाहिए एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट, और एल्स दोज हु सफ़र फ्रॉम इनइक्वालिटी विल ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये क्या कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द इस विरोधाभास को दूर करना चाहिए, वरना जो लोग असमानता से पीड़ित हैं, मतलब जो लोग बेचारे इनइक्वालिटी से परेशान हैं, सफ़र कर रहे हैं, यानी कि असमानता से जो पीड़ित हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, वे क्या करेंगे, विल ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वे राजनीतिक लोकतंत्र की उस संरचना को ध्वस्त कर देंगे। ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को क्या करेंगे, ध्वस्त कर देंगे। विच द असेंबली हैज सो लेबरसली बिल्ट अप, जिसे इस विधानसभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। कौन से लोग कर देंगे, जो बेचारे इनइक्वालिटी से सफ़र करेंगे, यानी कि असमानता से जो पीड़ित हैं, वो लोग क्या करेंगे, राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को ध्वस्त कर देंगे, जिसे इस विधानसभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। 3 पैराग्राफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पेज नंबर 37 पर ये जो लास्ट पैराग्राफ है 4, अब हम इसको देखते हैं। The second thing we are wanting in is recognition of the principle of fraternity। जो दूसरी चीज़ है जो हमें चाहिए वो क्या है,
वांटिंग इन इज मतलब भाईचारे के सिद्धांत की मान्यता। दूसरी चीज जो हम चाहते हैं वह क्या है, भाईचारे के, भ्रातृत्व के सिद्धांत की मान्यता। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, दैट इज कॉल्ड ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा या फिर भ्रातृत्व मतलब भाई बंधुत्व की भावना। इसको आप बंधुत्व की भावना भी बोल सकते हैं, भाईचारा भी बोल सकते हैं और भ्रातृत्व भी बोल सकते हैं। तीनों का एक ही मतलब होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी। तो द सेकेंड थिंग वी आर वांटिंग इन इज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स होता है पहचान, ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी, भाईचारे के सिद्धांत की मान्यता। दूसरी चीज जो हम चाहते हैं वह भाईचारे के सिद्धांत की मान्यता है, मतलब भ्रातृत्व के सिद्धांत की मान्यता है। भाईचारे की भावना मतलब एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना। व्हाट डज फ्रेटर्निटी मीन? फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? इस फ्रेटर्निटी को हमने अभी पढ़ा ना, ब्रदरहुड, भाईचारा। भाईचारे का क्या मतलब है? फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस। इसका अर्थ है कि सभी भारतीयों के सामान्य भाईचारे की भावना। यही यानी कि मतलब सभी भारतीय एक व्यक्ति है, सब भाई भाई हैं आपस में। इफ इंडियंस बीइंग वन पीपल, यदि भारतीय एक व्यक्ति हैं। इट इज़ अ प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी टू सोशल लाइफ। और ये क्या है? यह वह सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को एकता और एकजुटता देता है। यूनिटी मीन्स एकता एंड सॉलिडेरिटी मीन्स एकजुटता और यूनिटी मीन्स एकता। यानी कि यूनिटी मीन्स एकता, कि यही वो सिद्धांत है जो क्या देता है, विच गिव्स, जो देता है यूनिटी, एकता और एकजुटता टू सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन को। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव, और इसे प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब ये बहुत कठिन है। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, ये कितना कठिन है, कैन बी रियलाइज्ड फ्रॉम द स्टोरी रिलेटेड बाय जेम्स ब्रायस इन हिज वॉल्यूम ऑन अमेरिकन कॉमनवेल्थ अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हासिल करना एक मुश्किल काम है, ये कितना कठिन है, इसका अंदाज़ा जो है जेम्स ब्रायस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अमेरिकन कॉमनवेल्थ पर अपने वॉल्यूम में दी गई है। वॉल्यूम जो है मतलब वॉल्यूम मीन्स जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, ऐसे उनकी बुक का जो वॉल्यूम है उसमें उन्होंने बताया है, उसमें जो कहानी दी गई है उससे लगाया जा सकता है कहानी। अब आगे देखते हैं। द स्टोरी इज आई, पेज नंबर 38। आई प्रपोज टू रिकाउंट इट इन द वर्ड्स ऑफ ब्रायस हिमसेल्फ, और मैं इसे स्वयं ब्रायस के शब्दों में पुनर्गणना करने का, यानी कि रिकाउंट होता है पुनर्गणना, काउंट मीन्स गणना करना और रिकाउंट मीन्स पुनर्गणना करना, दोबारा गिनना है, लेकिन यहाँ पर कहने की सेंस में लगा है, मतलब स्वयं ब्रायस के शब्दों में मैं इसको पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रपोज मीन्स प्रस्ताव करता हूँ। दैट, कि सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च, अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल, प्रोटेस्टेंट होते हैं जो अमेरिका का, जो देखो सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले जो अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च था, वाज ऑक्यूपाइड एट इट्स ट्रिनियल मतलब त्रिवार्षिक कन्वेंशन इन रिवाइजिंग इट्स लिटर्जी। कुछ साल पहले अमेरिकी प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च जो था उसका क्या हुआ, उसने अपने त्रैवार्षिक सम्मेलन में अपनी पूजा पद्धति को संशोधित करने पर कब्जा कर लिया था, मतलब उसने अपने हिसाब से उसे चलाना चाहा था। इट वॉज, लिटर्जी जो है वो ना राइट्स है, मतलब जो राइट्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर पब्लिक वर्शिप, जो पब्लिक जो पूजा करती है ना उसके लिए जो नियम वगैरह बनाए गए हैं वो। ट्रिनियल मतलब त्रिवार्षिक। इट वॉज थॉट डिजायरेबल टू इंट्रोड्यूस अमंग द शॉर्ट सेंटेंस प्रेयर्स ए प्रेयर फॉर द होल पीपल। और क्या था कि छोटे वाक्य की प्रार्थनाओं के बीच में, मतलब जो छोटी छोटी प्रार्थना होती है उनके बीच में पूरे लोगों के लिए प्रार्थना करना वांछनीय समझा गया था। इट वॉज थॉट डिज़ायरेबल मतलब कि सारे लोग, डिज़ायरेबल मतलब वांछनीय, मतलब ऐसा चाहते थे कि जो छोटी छोटी प्रेयर्स होती हैं उन सभी प्रार्थनाओं के बीच में क्या था, एंड एन एमिनेंट न्यू इंग्लैंड डिवाइन प्रपोज द वर्ड्स, और क्या किया गया था, उन्होंने एक प्रतिष्ठित न्यू इंग्लैंड परमात्मा ने, ओ लॉर्ड, हे भगवान, ब्लेस अवर नेशन, हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दे, शब्दों का प्रस्ताव रखा था। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। कुछ साल पहले अमेरिकी प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च ने अपने त्रैवार्षिक सम्मेलन में अपनी पूजा पद्धति को संशोधित करने पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद छोटे वाक्यों की प्रार्थनाओं के बीच पूरे लोगों के लिए प्रार्थना करना वांछनीय समझा गया था। और एक प्रतिष्ठित न्यू इंग्लैंड परमात्मा ने, हे भगवान, हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दो, इन शब्दों का प्रस्ताव रखा था। आगे देखते हैं। एक्सेप्टेड वन आफ्टरनून ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, और इसको एक दोपहर को पल भर में ही स्वीकार कर लिया गया था। स्पर ऑफ द मोमेंट, पल भर में ही एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया गया था।
दिस सेंटेंस वॉज ब्रॉट अप नेक्स्ट डे फॉर रिकन्सिडरेशन, और अगले दिन इस वाक्य को, इस सेंटेंस को, ओ लॉर्ड ब्लेस अवर नेशन को दोबारा मतलब पुनर्विचार के लिए लाया गया। इस सेंटेंस को, कौन से सेंटेंस को? ओ गॉड ब्लेस अवर नेशन, हे परमात्मा हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दे, इन शब्दों को। आगे देखते हैं। When so many objections were raised by the laity to the word nation as importing too definite recognition of national unity. laity का मतलब होता है LAIT, laity. laity का मतलब होता है members of a regional community, एक धार्मिक समुदाय के लोग। तो वो कह रहे हैं recognition of national unity, that it was dropped and instead there were adopted the words oh Lord bless these United States. तो ये कह रहे हैं कि जब आम लोगों द्वारा राष्ट्र शब्द पर इतनी आपत्तियां उठाई गई तो क्या हुआ? आपत्ति, जैसे कि राष्ट्रीय एकता की एक निश्चित मान्यता को आयात करना, यह कहकर इसे गिरा दिया गया था। मतलब उनको लगा कि ये तो आप आयात करने जैसा कर रहे हो राष्ट्रीय एकता को, इसके बजाय हे भगवान इन संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दे शब्दों को अपनाया गया था। ओ लॉर्ड, हे भगवान, ब्लेस दीज यूनाइटेड स्टेट्स, इन संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दें। यानी कि आम लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था। किस वर्ड का? नेशन वर्ड का। इंपोर्टिंग का मतलब होता है आयात करना। मतलब उन्होंने इतने सारे ऑब्जेक्शंस उठाए थे। ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है आपत्तियां, कि जो आम जनता थी, मतलब जो लोग थे ना, जो रिलीजियस जो धार्मिक कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इतना ज़्यादा विरोध उठाया राष्ट्र शब्द पर कि राष्ट्रीय एकता की एक निश्चित मान्यता का आप आयात कर रहे हो, ऐसा बोल के इस वर्ड को ही गिरा दिया गया, हटा दिया गया। और जो वर्ड अडॉप्ट किया गया, जो अपनाया गया, वो क्या था? ओ लॉर्ड, हे भगवान, ब्लेस दीज यूनाइटेड स्टेट्स, हे भगवान राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दे। ओ लॉर्ड ब्लेस दीज यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दे, इन शब्दों को अपनाया गया था। पैराग्राफ 5 भी कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ से आपका पैराग्राफ 5 था। अब लास्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ 6 और पेज नंबर 38 पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। There was so little solidarity in the USA at the time when this incident occurred that the people of America didn't think that they were a nation. ये कह रहे हैं जब यह घटना घटी उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में इतनी कम एकजुटता थी। सॉलिडारिटी मतलब मैंने पीछे बताया था ना, एकजुटता। इतनी कम एकजुटता थी कि अमेरिका के लोगों ने यह नहीं सोचा कि वे एक राष्ट्र हैं। इफ़ द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कुड नॉट फील दैट दे वर ए नेशन, तो कह रहे हैं कि यदि संयुक्त राज्य के लोग, मतलब अमेरिका के लोग, यह महसूस नहीं कर सकते कि वो एक राष्ट्र हैं, देन हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर इंडियंस टू थिंक दैट दे आर ए नेशन, तो भारतीयों के लिए ये सोचना कितना कठिन है कि वे एक राष्ट्र हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई जब अमेरिका वालों ने ही ये नहीं सोचा कि वो एक राष्ट्र हैं, तो भारतीयों के लिए तो ये सोचना बहुत मुश्किल है कि वो क्या है, वो एक राष्ट्र हैं। I remember the days when politically minded Indians resented the expression. मुझे याद है, क्या याद है? मुझे वे दिन याद हैं जब राजनीतिक रूप से दिमाग वाले भारतीयों ने भारत के लोग अभिव्यक्ति का विरोध किया था। रिसेंटेड द एक्सप्रेशन, विरोध किया था द पीपल ऑफ इंडिया, और इसके बजाय उन्होंने क्या किया था? दे प्रीफर्ड द एक्सप्रेशन द इंडियन नेशन, और इसके बजाय उन्होंने क्या किया था? भारतीय राष्ट्र की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी थी। दे प्रीफर्ड द एक्सप्रेशन द इंडियन नेशन, उन्होंने क्या किया था? भारतीय राष्ट्र की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी थी। दिमाग वाले लोगों से मतलब पॉलिटिकली माइंडेड, जो लोग राजनीति में सक्रिय थे वो लोग। आई एम ऑफ ओपिनियन दैट इन बिलीविंग दैट वी आर ए नेशन, आई एम ऑफ ओपिनियन, मेरा ऐसा मानना है, मतलब मेरा विचार है कि हम एक राष्ट्र हैं। हम ये बहुत बड़ा भ्रम पाल रहे हैं। वी आर चेरिशिंग ए ग्रेट डेल्यूजन, डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, चेरिशिंग होता है संजो के रखना। मतलब ये वो कह रहे हैं कि मेरा विचार ये है कि ऐसा मानते हुए कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक बहुत बड़ा भ्रम पाल रहे हैं अपने मन में। हाउ कैन पीपल डिवाइडेड इनटू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कास्ट बाय ए नेशन, मतलब एक ऐसा, मतलब बहुत लोग देखो हजारों जातियों में बटे हुए हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है। मतलब ये कह रहे हैं कि हजारों जातियों में बटे हुए लोगों को, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कास्ट, हजारों जातियों में बटे हुए लोगों को एक राष्ट्र कहना कितना मुश्किल है। मतलब हम अगर अपने आप को राष्ट्र कह रहे हैं तो हम एक भ्रम पाल रहे हैं, क्योंकि हजारों जातियों में बटे हुए लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? सबकी जाति अलग अलग है। दी सूनर वी रियलाइज दैट वी आर नॉट एज येट ए नेशन इन द सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ द वर्ड, द बेटर फॉर अस, मतलब हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मतलब जितनी जल्दी हमें यह एहसास हो जाए कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में हम अभी भी एक राष्ट्र नहीं है, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मतलब जितनी जल्दी हमें यह पता चल जाए कि जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ हैं उनमें हम एक राष्ट्र नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं हजारों जातियों में बटे हुए हैं, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, बेटर फॉर अस।
फॉर देन ओनली वी शैल रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ बिकमिंग ए नेशन, क्योंकि सिर्फ तब हमें क्या पता चलेगा, हमारे लिए मतलब तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकताओं को महसूस करेंगे। फॉर देन मतलब तभी, ओनली वी शैल रियलाइज हम महसूस करेंगे द नेसेसिटी ऑफ बिकमिंग ए नेशन, तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता की ओर ध्यान देंगे, मतलब महसूस करेंगे कि नहीं हमें तो एक राष्ट्र बनना है। एंड सीरियसली थिंक ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द गोल्स, और सीरियसली हम क्या करेंगे, सीरियसली अपने लक्ष्यों को मतलब गंभीर रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों और साधनों के बारे में गंभीरता से सोचेंगे, सीरियसली सोचेंगे कि भाई कैसे हम एक राष्ट्र बने, इस और हम ध्यान देंगे, कार्य करेंगे। द रियलाइजेशन ऑफ दिस गोल इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, और इस मतलब इसको मानना मतलब ऐसा करने के लिए क्या हो रही है, बहुत कठिन, इस लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो बहुत कठिन होने जा रही है, मतलब पूरे हर जाति के लोगों को एक राष्ट्र बनने का जो ये लक्ष्य है ये बहुत कठिन होने जा रहा है। फार मोर डिफिकल्ट दैन इट हैज़ बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक कठिन, यानी कि जितना कठिन संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए हुआ एक राष्ट्र बनना, उससे कहीं अधिक ज़्यादा कठिन होगा भारत के लिए एक राष्ट्र बनना। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नो कास्ट प्रॉब्लम, यूनाइटेड स्टेट जो है वहाँ पर जातियों की कोई समस्या नहीं है, मतलब वहाँ पर सब एक ही जाति के लोग हैं, लेकिन भारत में तो हज़ारों जातियों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। इन इंडिया देयर आर कास्ट, लेकिन भारत में जातिवाद है, यानी कि जातियाँ हैं, कास्टिज्म नहीं, कास्ट जातियाँ, भारत में जातियाँ हैं। दी कास्ट आर एंटी नेशनल, और ये जो कास्ट हैं वो एंटी नेशनल है, मतलब राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र विरोधी मतलब जातियों में लोग बटे हुए हैं ना। इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ, और जातियों में बटे होने की वजह से ही क्या होता है, वो लोग सेपरेट है, मतलब एक जाति के लोगों के नियम धर्म अलग हैं, दूसरी जाति के लोगों के नियम धर्म अलग है। दे आर एंटी नेशनल ऑल्सो बिकॉज दे जनरेट जेलसी एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट, ऐसा इसलिए देखो जो जातियां हैं वो अलगाव पैदा करती हैं, भाई मेरा धर्म ये है, मेरे धर्म में ये काम होता है, इसलिए जातियों को जो है देशद्रोही कहा गया है, राष्ट्र विरोधी कहा, एंटी नेशनल मतलब राष्ट्र विरोधी कहा गया है पहले स्थान पर, क्योंकि वे सामाजिक जीवन में अलगाव लाते हैं। वे राष्ट्र विरोधी इसलिए भी हैं क्योंकि वे जाति और पंथ के बीच में ईर्ष्या और द्वेष पैदा करते हैं, एंटीपैथी, जनरेट जेलसी, ईर्ष्या एंड एंटीपैथी। एंटीपैथी क्या होता है, मतलब एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड क्रीड, मतलब ईर्ष्या, एंटीपैथी मतलब ईर्ष्या और द्वेष पैदा करते हैं बिटवीन कास्ट एंड क्रीड, जाति और धर्म के बीच। मतलब क्या कार्य है उनका, जातियां हैं तो फिर वो लोग भाई मेरे धर्म के लोगों को ये बोल दिया, मेरे धर्म के लोगों को वो बोल दिया, वो कह रहा है कास्टिज्म है, इस वजह से हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिनाई आने वाली है। बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, लेकिन हम अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं, बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दीज डिफ़िकल्टी इफ़ वी विश टू बिकम ए नेशन इन रियलिटी, लेकिन यदि हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होगा। फॉर फ्रेटर्निटी, भाईचारे के लिए, कैन बी ए फैक्ट ओनली व्हेन देयर इज़ ए नेशन, और क्या होगा भाईचारे के लिए तभी एक तथ्य हो सकता है जब एक राष्ट्र, मतलब जब पूरा जातियों में ना बटकर पूरा का पूरा देश एक राष्ट्र होगा, तभी भाईचारे की भावना की उत्पत्ति होगी, मतलब सब भाई भाई की भावना से रहेंगे। विदाउट फ्रेटर्निटी, बंधुत्व के बिना, भाईचारे के बिना, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, इक्वलिटी मीन्स समानता एंड लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, विल बी नो डीपर देन कोस्ट ऑफ ए पेंट कोट, एक पेंट कोट से अधिक कुछ नहीं होगी, मतलब एक पेंट के कोट से अधिक गहरी नहीं होगी। मतलब अगर भाईचारे की भावना नहीं होगी, समानता नहीं होगी, तो ये सब कैसा लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे बस सिर्फ ऊपर से एक पेंट का कोट कर दिया गया हो, बाकी कुछ नहीं हो। रिटन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो ये आपका चैप्टर 1.4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई पैराग्राफ क्लियर ना हुआ हो तो वो भी बता सकते हैं, उसे दोबारा रीड करके क्लियर कर दिया जाएगा। उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, और मेरे चैनल M2K साई को ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।